हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज स्टार्ट करेंगे जीनियस एकेडमी पर प्रश्न रसायन का लेक्चर नंबर 10। और जो लास्ट हमारा चल रहा था संगुणन कोलाइड या मिसेल या सहचारी कोलाइड, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनका वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। 2 आधार हमने कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा आधार था परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, वृहदाण्विक कोलाइडी विलयन और सहचारी या संगुणन कोलाइडी विलयन। मिसेल भी बोलते हैं इनको, सहचारी कोलाइड भी बोलते हैं। देखो होता क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि वो जब कम सांद्रता पर लिए जाते हैं, जब पदार्थ कम सांद्रता पर लिए जाते हैं, मतलब उनका विलयन जब तनु होता है, पतला होता है, तो वो सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। देखो इसको, देखो ये एक साबुन का अणु है, ये सामान्य वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार कर रहा है, इसके दूर दूर है, लेकिन इसकी सांद्रता जब ज़्यादा ली जाती है तो एक निश्चित सांद्रता के बाद ये इस तरीके की एक गोल गोल सी पुंज जैसी संरचना बना लेता है। इसमें क्या होता है, साबुन के अभी तुम्हें 3 अणु दिखाई पड़ रहे हैं, साबुन के ऐसे 70 के लगभग अणु इस गोल गोल संरचना में इकट्ठे हो जाते हैं और इसे अपन क्या बोलते हैं, मिसेल। अब इस संरचना, ये जो संरचना है पूरी बड़ी, इसके कणों का आकार कोलाइडी कणों की रेंज में आ जाता है और ये कोलाइडी विलयन कहलाती है। सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं कम सांद्रता पर तो पदार्थ, और उच्च सांद्रता पर किसी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार कर जाते हैं, कोलाइडी कण बन जाते हैं। इन कणों को पुंज बोलते हैं या मिसेल बोलते हैं। तो ये लिखा है, जब पदार्थ कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करे परंतु उच्च सांद्रता पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करे तो इन पुंजित कणों को मिसेल कहते हैं। ये पुंजित कण है गोल गोल, इसमें बहुत सारे इस तरीके के आयन हैं। ठीक है, ये मिसेल के कण वान डर वाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में। मिसेल के कण ऐसी गोलाई कैसे ले लेते हैं, वान डर वाल बलों के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए सहचारी कोलाइड भी कहते हैं इनको। साथ साथ रह रहे हैं ना, इसलिए सहचारी कोलाइड भी कहते हैं इनको। ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट आप यूज लेते हो, साबुन और डिटर्जेंट जो है वो सहचारी कोलाइड या मिसेल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं किस तरह से बनते हैं। CMC व क्राफ्ट ताप क्या है, चेक करते हैं। CMC व क्राफ्ट ताप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मिसेल से संबंधित। तो जो CMC की फुल फॉर्म होती है बच्चों, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्या होती है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्या बोला जाता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई, देखो मिसेल मैंने अभी आपको बताया, ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब मिसेल नहीं होते, ये कोलाइडी विलयन नहीं होते, लेकिन इनकी सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाई जाती है विलयन में तो एक ऐसी सांद्रता आती है जिसके बाद ये मिसेल की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो वो जो न्यूनतम सांद्रता है जिसके बाद ये मिसेल का निर्माण करने लग जाते हैं उसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता, मतलब वह सांद्रता जिस पर मिसेल बनने लग जाए। मिसेल का निर्माण विलयन में पदार्थ की एक निश्चित सांद्रता के ऊपर होता है। मिसेल का निर्माण विलयन में पदार्थ की एक निश्चित सांद्रता के ऊपर होता है और इसे क्या कहते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। साबुन के लिए इस सांद्रता का मान होता है बच्चों 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। मतलब अगर आपको 1 लीटर विलयन बनाना है मिसेल का तो आपको 10⁻³ मतलब 1/1000 से लेके 1/10,000 मोल उसके डालने पड़ेंगे उस साबुन के, 1 लीटर विलयन तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, अगर आप मान लो ये मिनिमम है, जैसे मान लो किसी के 10⁻³ है, ठीक है, और आपने 10⁻⁴ डाल दिया, 10⁻⁵ तो बहुत कम हो गई सांद्रता, तो मिसेल नहीं बनेगी। 10⁻³ डालो या उससे ज़्यादा डालो, मतलब ज़्यादा से मतलब क्या, 10⁻², 10⁻1 मोल प्रति लीटर डालो। ठीक है, चलो मिसेल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही बनते हैं, एक पर्टिकुलर ताप पर, या CMC के जिस मान पर, मतलब CMC पर जब हम ताप का मान निकाल लेते हैं, विलयन की सांद्रता जो है ना वो हमें CMC दी हुई है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। तो इस सांद्रता पर जो ताप निकलता है ना विलयन का, उसे क्राफ्ट ताप कहते हैं, या एक ऐसा निश्चित ताप जिससे अधिक ताप पर ही मिसेल बन सकते हैं उसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। ठीक है, मिसेल बनने की क्रियाविधि चेक करते हैं। देखो मिसेल बनने की क्रियाविधि हम साबुन से समझ सकते हैं। साबुन होता है सोडियम स्टेरेट साबुन। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, साबुन जो होता है वो एक लवण होता है और लवण का निर्माण बच्चों अम्ल और क्षार से होता है। ठीक है, तो सोडियम मतलब स्टेरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है एक लवण सोडियम स्टेरेट साबुन। इसकी मिसेल को हम समझ सकते हैं क्रियाविधि। देखो इसमें 70 से 100 आयन होते हैं इसकी मिसेल में, मैंने बताया ना पुंज जैसी संरचना बनती है। ठीक है, यह ऋणावेशित मिसेल होती है। सोडियम स्ट्रेट का एक अणु
जो होता है वो होता है C17H35COO। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो होता है बच्चों RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम क्षार से करा दें NaOH से, तो क्षार OH माइनस N देगा, अम्ल H देगा, जल बन जाएगा और इस H की जगह आ जाएगा Na। तो ये क्या चीज़ है भैया? कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। यही साबुन है, यही लवण है, ठीक है ना, ये लवण है। वैसे R अगर बहुत ज़्यादा हो, मतलब R में बहुत ज़्यादा कार्बन हो, जैसे यहाँ पर कितने कार्बन है? 17 कार्बन का ग्रुप है ये, 17 कार्बन 35 हाइड्रोजन का ग्रुप, बाकी COOH नहीं तो कॉमन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेरिक अम्ल। अगर मैं यहाँ से N हटा के H लगा दूँ तो स्टेरिक अम्ल, तो उससे जो लवण बनेगा वो होगा सोडियम स्टेरेट। भाई सोडियम का लवण बन रहा है ना, तो सोडियम स्टेरेट ये साबुन का एक अणु है। इसको जब जल में घोलते हैं बच्चों तो इस तरह इसका आयनन हो जाता है, मतलब जल के अणु क्या करते हैं? सोडियम आयनों को अलग कर देते हैं। भाई जल का ऑक्सीजन वाला सिरा जो है सोडियम आयनों की तरफ केंद्रित रहता है और हाइड्रोजन वाला सिरा ऋणावेशित स्टेरेट आयनों की तरफ केंद्रित रहता है। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखो, इसके दो भाग हैं एक्चुअली में। ये पीछे वाला जो भाग है ना, ये हाइड्रोकार्बन भाग है, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही। ठीक है, सोडियम स्टेरेट जो है उसका तनुकरण किया, स्टेरेट आयन बने। इस स्टेरेट आयन के दो भाग हैं, एक तो आगे वाला भाग है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इसे बोलते हैं ध्रुवीय भाग, नेगेटिव चार्ज है क्या बोलते हैं, और यहाँ पॉजिटिव भी है Na+, तो ये ध्रुवीय भाग है बच्चों। ठीक है, ये जल से नहीं होता है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो इस भाग की तरफ खींचते हैं, जबकि जो पीछे वाला हिस्सा है हाइड्रोकार्बन भाग है, ये जल विरोधी होता है। आगे वाले हिस्से को यानी जल स्नेही भाग को जिधर पानी के मॉलिक्यूल चिपकेंगे उसे सिर या हेड बोलते हैं, सिर या हेड बोलते हैं। और पीछे वाला भाग जो हाइड्रोकार्बन होता है जल विरोधी, इसे टेल या पूंछ बोलते हैं। ठीक है, और इस अणु पर नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना। अब क्या होता है, साबुन यानी सोडियम स्टेरेट अणुओं की सांद्रता जब कम होती है तो इसके ऐसे 3-4 अणु ऐसे पड़े रहते हैं विलयन में, सामान्य विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे ना दिखा के, देखो ये क्या चीज़ है, ये जिगजैग में दिखा रखा है, कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 कार्बन है, देखो 7, उसके बाद 18 वही रहा, टोटल 18 कार्बन है ना, मैं 17 तो ये रहेगा 18। ठीक है, इस तरह से अब इसकी सांद्रता बढ़ाई जाती है, तो सांद्रता बढ़ाई जाती है तो ये बहुत सारे अणु इकट्ठे होने लगते हैं और एक गोल गोल सी संरचना में आ जाते हैं, इसे मिसेल बोलते हैं। पुंजित कण है ये मिसेल के, क्लियर है। अगर इसका डाइल्यूशन कर दोगे तनुकरण तो ये वापस सामान्य विद्युत अपघट्ट बन जाएगा, इसको नोट कर। इसके बाद देखते हैं कि ये जो मिसेल है, ठीक है ना, ये शोधन प्रक्रिया में कैसे भाग लेती है। शोधन प्रक्रिया समझते हो, कपड़े की सतह से, ठीक है ना, ये किसी सतह पर जो गंदगी चिपकी हुई है उसको हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं शोधन की प्रक्रिया। एक चीज़ ध्यान रखना, कपड़े की सतह पर जो गंदगी होती है, क्लियर है, जो स्पॉट होता है, तेल होती है, चिकनाई होती है ना, वो ऑर्गेनिक होती है नेचर में, कार्बनिक होती है नेचर में। ठीक है, तो उस गंदगी की तरफ इस मिसेल का कौन सा सिरा जाएगा? पूंछ वाला सिरा, देखो पूंछ वाला सिरा। ठीक है, एक्चुअली में देखो साबुन के एक अणु का पूंछ वाला सिरा ना गंदगी को पकड़े रहता है, तो जितने भी साबुन के अणु होते हैं उसके पूंछ वाले सिरे गंदगी को पकड़ लेते हैं और ऐसी संरचना बन जाती है। और जो हेड वाला सिरा है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये पानी की तरफ होता है। ठीक है, और इस तरह से गंदगी हट जाती है। अभी अपन इसको डिटेल में देखेंगे, इसको नोट कर लो। चलो अब डिस्कस करते हैं साबुनों की शोधन प्रक्रिया क्या होती है, मतलब साबुन किस तरह से गंदगी को सतह से हटाते हैं। जरा देखो, स्टेप 1 सबसे पहले क्या होता है, एक बार इधर देख लो, मिसेल ये है। ठीक है, मिसेल के दो भाग होते हैं बच्चे, केंद्र होता है इसका, देखो बीचों बीच में केंद्र, इसको बोलते हैं जल विरोधी भाग। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस केंद्र की तरफ सारी टेल्स इकट्ठी हुई पड़ी हैं। टेल्स मतलब पूंछ, और पूंछ कैसी होती है? जल विरोधी होती है। ठीक है, तो जल विरोधी भाग होता है केंद्र मिसेल का, और चारों तरफ का भाग सतही भाग होता है, इसे जल स्नेही भाग बोलते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कपड़े की सतह, कपड़े की सतह पर गंदगी, चिकनाई, तेल, ये सब कैसे होते हैं प्रकृति में? ये कार्बनिक होते हैं। या जल विरोधी होते हैं। अब एक बात बताओ, तेल, चिकनाई कार्बनिक होते हैं, जल विरोधी होते हैं, तो मिसेल का कौन सा सिरा गंदगी की तरफ रहेगा? ठीक है, जल विरोधी तो रहेगा, क्योंकि इन्हीं के जैसी गंदगी है।
मिसेल का जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होगा, कार्बनिक भाग होगा, वही तो कपड़े की सतह की तरफ यानी गंदगी की तरफ रहेगा, ये थोड़ी रहेगा। ठीक है, तो बीच में जो है गंदगी के कण फंस जाते हैं, इस मिसेल के बीचों बीच में गंदगी के कण फंस जाते हैं। ठीक है, और पानी के अणु चिपके रहते हैं कहाँ, जल स्नेही भाग पर, सतही भाग पर। ठीक है, तो पानी के अणु इनको खींचते हैं इन आयनों को, और ये आयन गंदगी को हटा देते हैं सतह पर। समझते हैं इसको अच्छे से। और पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले साबुन या डिटर्जेंट के अणु गंदगी की तरफ जाने लगते हैं मिसेल बनाने से पहले। ये देखो, ये साबुन के अणु दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गंदगी है, देखो इस तरह से मैंने दिखाया ना, कपड़े पर गंदगी, इस पर जाने लगते हैं मिसेल बनाने से पहले। अच्छा, ठीक है, स्टेप 2 क्या है, अब साबुन के अणुओं का जल विरोधी भाग गंदगी, तेल या चिकनाई की तरफ होता है। क्यों होता है समझ में आ गया आपको, तथा गंदगी केंद्र में आ जाती है। वह जल स्नेही भाग गंदगी से दूर सतह पर रहता है, इससे मिसेल बनने लगती है। देखो इस तरीके की शेप आने लगती है गोलाई में। बीच में क्या है, ये देखो बीच में, बीचों बीच में देखो, फाइनली बीचों बीच में क्या आ गई, गंदगी आ गई। ठीक है, और ये अणु चिपकने लग गए, तो इसका जो पूंछ वाला सिरा है वो गंदगी की तरफ है, और जो हेड वाला सिरा है वो गंदगी से दूर है, इस तरह से। स्टेप 3, अब जल के अणु ध्रुवीय सिरे, जल के अणु इस ध्रुवीय सिरे पर चिपकने लगते हैं, इन ध्रुवीय सिरों पर जल के अणु चिपकने लगते हैं। ठीक है, जल के अणु ध्रुवीय सिरों यानी सिर से जुड़कर स्टेरेट आयनों से घिरी हुई तेल की बूंदों को खींचकर अलग कर देते हैं। स्टेरेट आयनों से घिरी हुई जो तेल की बूंदें, तेल मतलब गंदगी, ग्रीस, सतह, उसको खींच के अलग कर देते हैं, ऐसे गोल गोल गोल। और इस प्रकार साबुन तेल या वसाओं का तेल या वसाओं का मतलब होता है गंदगी, इनका पायसीकरण करके शोधन की प्रक्रिया को आसान बनाता है, और फाइनली हमारी जो सतह है वो साफ हो जाती है एकदम। क्लियर है, तो ये है साबुन की शोधन प्रक्रिया। समझ में आ गया आपको अच्छे से। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। अब जरा एक चीज़ ध्यान से लो, कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधियाँ हैं बच्चों, वो एक्चुअली में हमारी हमने देखा था, एक तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं, एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों को तो आसानी से बनाया जा सकता है, परीक्षित प्रावस्था के कणों को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में ले आओ, वो आसानी से बन जाते हैं। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, उनको बनाने के लिए विशेष विधियाँ जो हैं वो काम में लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उन विधियों का अपन डिस्कशन करेंगे जो अब आगे, तो इसको एक बार नोट कर लो। तो अब डिस्कस करते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। तो देखो, कोलाइडी विलयन बनाने की अगर विधियों की बात करते हैं अपन, तो कोलाइडी विलयन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने के लिए तो सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को उचित माध्यम में घोल देते हैं, परिक्षेपण माध्यम में। तो इनके बीच में बहुत ही उच्च बंधुता पाई जाती है। परीक्षित प्रावस्था के कणों, परिक्षेपण माध्यम कणों के बीच में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल होता है, तो सीधे ही घोल कर प्राप्त किया जा सकता है ऐसे कोलाइडी विलयनों को। ठीक है, तो यहाँ कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधियाँ हम पढ़ेंगे वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, द्रव स्नेही कोलाइड विलयन, द्रव स्नेही कोलाइड विलयन बनाने के लिए परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को सीधे ही परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है, परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है, सीधे ही परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है, क्योंकि इनके मध्य उच्च आकर्षण बल पाया जाता है, इनके मध्य उच्च आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे, तो इनके लिए कोई विशेष विधि नहीं, सीधे डायरेक्ट मेथड है। गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, अजर प्रोटीन आदि के कोलाइड विलयन
इसी तरह बनाए जाते हैं। ठीक है। द्रव विरोधी कोलाइड विलयन बनाने की विधि। विशेष विधियों की आवश्यकता। तो देखिए इसको बी डाल लो, ए डाल लेते हैं, द्रव स्नेही। द्रव स्नेही कोलाइड विलयन बनाने की विधि है, तो डायरेक्ट तरीका है। द्रव विरोधी कोलाइड विलयन बनाने की विशेष विधि। दो प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं। पहली जो विधि होती है बच्चों, वो होती है द्रव विरोधी कोलाइड विलयन बनाने की जो पहली विधि होती है, विशेष विधि, वो होती है परिक्षेपण विधि। ये परिक्षेपण विधि है। और दूसरी होती है संघनन विधि। या रासायनिक विधि। अब परिक्षेपण विधियों में क्या करते हैं, ध्यान दो। इनमें बड़े आकार के कणों को, बड़े आकार के कणों को मतलब निलंबन के कण, निलंबन से मतलब है कणों को तोड़कर या पीसकर, तोड़कर या पीसकर छोटे आकार के कणों में बदला जाता है, जो उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में, उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसमें दो आती हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि, इसमें भी दो आती हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधियां, और दूसरी आती है इसमें विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। संजनन विधियों में क्या होता है, छोटे आकार के कणों को जोड़कर या संयोजित करके इनमें छोटे आकार के कणों को संयोजित करके या जोड़कर बड़े आकार के कोलाइडी कणों में बदला जाता है। इसमें रासायनिक विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, 6-7 तरीके की होती हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधियों में पहली यांत्रिक परिक्षेपण, फिर विद्युत परिक्षेपण, फिर रासायनिक विधियों में बात करेंगे आगे। नोट कर लिए? नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं फर्स्ट। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विशेष विधियां। पहली है परिक्षेपण विधियां। बड़े आकार के निलंबनीय कणों को तोड़कर छोटे आकार के कोलाइडी विलयन में बदलेंगे। वो भी दो प्रकार की हैं। इनमें पहली है फर्स्ट परिक्षेपण विधि। ये इसमें दो है। इसमें ए है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। मैं पहले बता देता हूं, इस विधि द्वारा निम्न कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। निम्न कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। दूसरी भी मैं साथ ही लिख देता हूं, विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि द्वारा धातुओं के सॉल बनाए जाते। सॉल मतलब ठोस का द्रव में विलयन। धातु जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन आदि। यहाँ किसके बनाए जाते हैं बच्चों? यहाँ बनाए जाते हैं वार्निश दांतों की क्रीम, रंजक मतलब कलर, रंजक पदार्थ, मरहम, पेंट, इनके कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। वहाँ धातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, ध्यान दो। इस विधि में उपयुक्त पदार्थ का निलंबन बनाकर, निलंबन मतलब मोटे कण, कैसे बनाएंगे? उस पदार्थ को सीधा डाल देंगे परिक्षेपण माध्यम में। निलंबन मतलब पदार्थ प्लस परिक्षेपण माध्यम, और कोलाइडी चक्की में डाल दें बनाकर। कोलाइडी मिल होती है, कोलाइडी मिल में डाल देते। वहाँ दो धातुओं की ब्लेड विपरीत घूमती रहती हैं, विपरीत घूमती हैं, जिससे बड़े कण पिसकर कोलाइडी कणों में बदल जाता। ब्लेड के बीच की दूरी चेंज करके कणों का आकार बदला जा सकता है, ये भी ध्यान रखो। डायग्राम कैसा होता है जरा ध्यान दो। ये हॉपर है, एक बेल्ट यहाँ है बच्चों,
एक बेल्ट यहाँ है, ठीक है। ये है पहली मेटल डिस्क, धातु की पहली ब्लेड है ये। और ये है इसके नीचे दूसरी मेटल डिस्क। ये दो ब्लेड होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दूसरा पट्टा, ये रहा, और ये ऐसे कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये क्या है, दो धातु की ब्लेड। ये क्या है, घूमने वाला पट्टा, और ये घूमता है क्लॉकवाइज, और ये घूमता है, ये भी घूमने वाला पट्टा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये धातु की प्लेट भी क्लॉकवाइज घूमेगी, नीचे वाली धातु की प्लेट नीचे वाले पट्टे से जुड़ी है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ अपन डाल देते हैं निलंबन। ये निलंबन यहाँ आता है, पिस करके अलग हो जाता है, और यहाँ कोलाइडी कण प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ है परिक्षेपण माध्यम, इस पात्र में है परिक्षेपण माध्यम। ये हमने पहले ही रख रखा तैयार करके, और ये कोलाइडी कण इसमें गिरते रहते हैं। और कोलाइड विलयन तैयार हो जाता है। नोट कर लो। ठीक है, अब जरा इधर जाओ, इधर आओ। इधर क्या होता है, देखो इधर क्या होता है, दो धातु के जिस धातु का कोलाइड विलयन बनाना हो उसके इलेक्ट्रोड, दो धातु के इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम जल में डूबे रहते हैं। जल एक पात्र में रखा होता है, जल जिस पात्र में रखा होता है उसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम जल है। अब इस पात्र को एक दूसरे बड़े पात्र में रखते हैं, उस बड़े पात्र में पहले से ही एक हिम शीतित मिश्रण यानी बर्फ भरी रहती है। इस पात्र को एक अन्य पात्र जिसमें हिम शीतित मिश्रण होता है, जिसमें हिम शीतित मिश्रण होता है, रख देते हैं। विद्युत आर्क मतलब ये कि जब अपन स्टार्ट करेंगे बैटरी को तब विद्युत धारा उत्पन्न होगी। विद्युत आर्क से गर्म होकर धातु के इलेक्ट्रोड वाष्पीकृत हो जाते हैं, मतलब वाष्प बनाते हैं। यह वाष्प हिम शीतित मिश्रण के कारण कोलाइडी कणों में बदल जाते हैं, जुड़ जाती है कोलाइडी कण। वाष्पीकरण छोटे होते हैं, मतलब जुड़ करके बड़े कण बना लेते हैं। हिम शीतित मिश्रण के कारण कोलाइडी कणों में बदल जाते हैं। क्लियर है, नोट कर लो। डायग्राम इधर बना के दिखाता हूँ मैं, ये वाला आपने नोट कर लिया, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। अब देखो इसका डायग्राम देखो, विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रैडिंग आर्क विधि। ब्रैडिंग नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर की थी। आर्क मतलब करंट के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक विद्युत क्षेत्र,
बिजली एक तरह से वो उत्पन्न होती है, जिससे क्या धातु गर्म होने लगती है, वाष्पीकृत हो जाती है। ये वाष्प उड़ नहीं पाती क्योंकि नीचे हिमशीतित मिश्रण रखा हुआ है। जरा देखो, ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, दूसरे कंटेनर में बर्फ भरी हुई है, आइस, हिमशीतित मिश्रण। और पहले कंटेनर में क्या है, द्रव भरा हुआ है, द्रव जल, ये परिक्षेपण माध्यम। इसमें अपन 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक यहाँ और एक थोड़ी सी दूरी पर यहाँ, प्लस माइनस। 2 इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस सिरे से। बैटरी को ऑन करते हैं, बैटरी को जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पर एक ऐसा एक फील्ड बनने लगता है, इसे कहते हैं विद्युत आर्क। इसे पिघलने लगती है, लेकिन पिघल के जा नहीं पाती, ये वाष्प इसी में रुक जाती है और यहाँ कोलाइडी कण बनने लगते हैं। इसे कोलाइड विलयन बन जाता है। नोट कर लो, ब्रेडिंग आर्क विधि। इसको पानी से और थोड़ा सा ऊपर तक दिखा दो, और ये आर कैसे आप दिखा सकते हो, चारों तरफ बन रही। तो अब बात करते हैं रासायनिक विधियों की। देखो, रासायनिक विधियों में 4 विधियां आपको ध्यान रखनी है। पहली है अपचयन विधि, दूसरी है ऑक्सीकरण विधि, तीसरी है उभय अपघटन विधि, ठीक है, और चौथी और है जल अपघटन विधि। जल अपघटन विधि, ठीक है। तो देखो, पहली बात करते हैं अपचयन। अपचयन विधि से अपन, पहले मैं लिखूंगा कि किस विधि से किस प्रकार के कोलाइड विलयन बनते हैं, ठीक है, फिर उसमें कौन सा अपचायक के ऑक्सीकारक डलता है। इस विधि द्वारा भारी धातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। अब अपचयन को उल्टा ऑक्सीकरण होता है, इस विधि द्वारा अधातुओं के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। ये दोनों तो साथ साथ चलेंगे। अब सीधी सी बात है, अपचयन कराने के लिए क्या चाहिए? धातु जैसे गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। अधातु जैसे स्टाइल से आई, मतलब सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन, ऐसे याद कर लेना। यहाँ अपचायक चाहिए, कौन कौन से? फॉर्मेल्डिहाइड अपचायक चाहिए। अपचायक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है और वो दूसरे का अपचयन कराते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का खुद का ऑक्सीकरण होता है फॉर्मिक अम्ल में, टैनिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो जाता है, SnCl2 का ऑक्सीकरण SnCl4 में हो जाता है। धातुओं के कोलाइड विलयन बनाने के लिए ऑक्सीकरण विधि काम में आती है, या ऑक्सीकारक लेने पड़ते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका खुद का अपचयन होता है दूसरे का ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकारक मतलब SO2 लेना पड़ता है, HNO3 लेना पड़ता है, HiO3 लेना पड़ता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। देखो, सल्फर के लिए SO2 लेना आप, SO2 और HNO3, ये सल्फर के लिए ऑक्सीकारक लेते हैं अपन। जैसा इसमें आयोडीन आ रहा है तो आयोडीन का कोलाइड विलयन बनाना है तो HiO3 लेना, और सेलेनियम का बनाना है तो ऑक्सीजन लेना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन को करना क्या है, जिस पदार्थ का, जिस धातु का अपचयन विधि द्वारा कोलाइड विलयन बनाना है, उस धातु का क्लोराइड लवण लेना है आपको। शुरू में क्लोराइड लवण एक पात्र में,
तो गोल्ड का क्लोराइड लवण ले लो, गोल्ड का क्लोराइड लवण ले लो, प्लेटिनम का क्लोराइड लवण ले लो, सिल्वर का क्लोराइड लवण ले लिया। अब इसकी उपयुक्त अपचायक से अभिक्रिया करा दो। गोल्ड के क्लोराइड लवण की अभिक्रिया करा दो फॉर्मेल्डिहाइड अपचायक से, ठीक है ना। ऐसी प्लेटिनम के क्लोराइड लवण की फॉर्मेल्डिहाइड से करा दो, सिल्वर के क्लोराइड लवण की टैनिक अम्ल से करा दो। अब सीधी सी बात है, फॉर्मेल्डिहाइड जल के साथ काम करता है, तो जल का अणु यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ 3-3 साथ में लिए या एक साथ में लिया है, ठीक है। और गोल्ड के क्लोराइड को अपचेत कराने के लिए SnCl2 भी ले सकते हैं, जलीय। अब देखो हो क्या रहा है जरा समझना, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, SnCl2, फॉर्मेल्डिहाइड, टैनिक अम्ल, ये सब अपचायक है, तो इनका खुद का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण मतलब इनमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है। तो होगा क्या, जल से ये ऑक्सीजन हटती है यहाँ से और यहाँ जुड़ जाती है, तो ये बनता है फॉर्मिकम। देखो फॉर्मिकम, क्लियर है। और SnCl2 से बनता है SnCl4, ये इस पर +2 ऑक्सीकरण अंक है, SnCl4 +4 है, ऑक्सीकरण हुआ है, +2 से +4 में जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन बचे कितने, 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन बचे, यहाँ 3 दूनी 6 क्लोरीन है, क्लियर है। तो 6 HCl बाहर हो जाएंगे और गोल्ड के 2 पार्टिकल इस तरह दिखाएंगे अपन, ये कोलाइड विलयन, स्टार जो लगा हुआ है वो कोलाइड, गोल्ड का कोलाइड विलयन, ठीक है। अच्छा AuCl3 SnCl2 क्या होगा भाई, सीधी सी बात है SnCl4 बन जाएगा, बैलेंस कर दो 3 SnCl4 और गोल्ड एज इट इज कोलाइड विलयन बना ले, ठीक है। प्लेटिनम क्लोराइड यहाँ पर भी हुआ, देखो ऑक्सीजन यहाँ के जुड़ गई, ऑक्सीकरण हुआ, फॉर्मिकम, HCl बाहर निकल गया, 2 H यहाँ से 2 Cl यहाँ से, HCl बाहर निकल गया और प्लेटिनम का कोलाइड विलयन प्राप्त हो गया। सिल्वर क्लोराइड या टैनिक अम्ल से रिएक्शन होगी तो सिल्वर का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाए, सीधा सीधा। गोल्ड का कोलाइड विलयन जो है बैंगनी रंग का होता है, इसे पर्पल ऑफ कैशियस कहते हैं, और ये जल द्रव विरोधी कोलाइड विलयन बन रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन व अंडे की जर्दी मिलाई जाती है। ध्यान हो तो मैंने बताया था, द्रव विरोधी कोलाइड विलयन को स्थायी करने के लिए कुछ न कुछ मिलाते हैं, द्रव से नहीं तो पहले से स्थायी होते हैं, तो जिलेटिन व अंडे की जर्दी मिलाते हैं। सिल्वर में जिलेटिन मिलाते हैं, गोल्ड में अंडे की जर्दी। ऑक्सीकरण अधातुओं के क्लोराइड विलयन बनाने के काम आती है, सल्फर का, सेलेनियम का, आयोडीन का। ऑक्सीकारक जैसे SO2, HNO3, HIO3 ये काम में लेते हैं। अब देखो यहाँ जैसे अपन ने क्लोराइड लवण लिया था, यहाँ अपन को क्या लेना है, हम अपन को हाइड्राइड लेना है। जिस अधातु का कोलाइड विलयन तैयार करना है उसका हाइड्राइड साथ में लेना है ना। तो देखो सल्फर का तैयार करना है तो इसका हाइड्राइड होता है H2S, आयोडीन का होता है HI और सेलेनियम का होता है H2SC। अब इनकी अभिक्रिया ऑक्सीकारक से करा दो। सल्फर के लिए कराते हैं SO2 या HNO3 से, देखो SO2 से HNO3 से, SO2 और ये S, 3 सल्फर कोलाइड विलयन बन गया सल्फर का। साथ में क्या निकला, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जल निकल गया। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, HNO3 से NO2 गैस बनती है और जल बनता है। HiO3 के केस में क्या होता है बच्चा, आयोडीन, यहाँ से कितने आयोडीन है 5 और यहाँ 6, तो 3I2 बन गया, जल के अणु बाहर निकल गए 3, क्लियर है। और H2SC से जल का अणु बाहर निकल गया और सेलेनियम का कोलाइड विलयन बन गया। स्टार जहाँ दिख रहा है वो कोलाइड विलयन। उभय अपघटन विधि से क्या करते हैं बच्चों, लवणों के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं, और वो भी कौन से लवण, जो घुलने नहीं चाहिए, जिन्हें छाना जा सके, अविलेय लवणों के कोलाइड विलयन। जैसे मर्क्यूरी का सल्फाइड लवण अविलेय होता है, आर्सेनिक का सल्फाइड लवण अविलेय होता है, सिल्वर का हैलाइड लवण अविलेय होता है, कैडमियम का सल्फाइड लवण अविलेय होता है। मैं फिर से बता दूं, मर्क्यूरी का सल्फाइड लवण, आर्सेनिक का सल्फाइड लवण, सिल्वर का हैलाइड लवण और कैडमियम का सल्फाइड लवण, ये अविलेय होते हैं। इनके कोलाइड विलयन कैसे बनाए जाते हैं, अब आपको मर्क्यूरी का सल्फाइड बनाना है तो मर्क्यूरी का साइनाइड ले लो, आर्सेनिक का सल्फाइड बनाना है आर्सेनिक का ऑक्साइड ले लो, सिल्वर का नाइट्रेट ले लो और कैडमियम का ऑक्साइड ले लो। ऑक्साइड किसके लिए, कैडमियम के और आर्सेनिक के तो ऑक्साइड लिए सल्फाइड बनाने के लिए, नाइट्रेट सिल्वर का लिया हैलाइड बनाने के लिए, और मर्क्यूरी का साइनाइड लिया सल्फाइड बनाने के लिए, ठीक है। अब साइनाइड ले रहे हैं, सल्फाइड बनाना, जहाँ सल्फाइड बनाना हो H2S ले लो, H2S साथ में ले ली तो HCN बाहर हो गया, सल्फर जुड़ गई, H2S साथ में ले ली, जल बाहर हो गया, सल्फर जुड़ गई, H2S साथ में, जल बाहर हो गया, सल्फर जुड़ गई। और यहाँ KH से लेते हैं क्योंकि हैलाइड बनाना है, पोटेशियम हैलाइड, तो सिल्वर हैलाइड बन जाता है, KNO3 बाहर होता है, ठीक है। लास्ट है बच्चों जल अपघटन विधि। इसमें अपन क्या करते हैं, आप ध्यान रखना, लोहे के बर्तन पर बैठा आलसी क्रो, लोहे के बर्तन पर बैठा आलसी क्रो, ये 3 धातुओं के कोलाइड विलयन बनाने काम आती है जल अपघटन विधि, लोहे का, एल्यूमिनियम का और क्रोमियम का। क्या करते हैं, इनका अपन क्या लेते हैं, क्लोराइड ले लेते हैं FeCl3 और इनका जल अपघटन करा देते हैं 3HOH, तो ये बनता है बच्चों FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl। ये है लाल रंग का सॉल्ट, लाल रंग का सॉल्ट, ये विधि है, नोट कर लो इसको, ठीक है।
तो बच्चों ये था अपना आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें अपन ने कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां देखी। विशेषतः द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की 2 प्रकार की विधि होती है। परिक्षेपण विधि, बड़े आकार के कणों को तोड़कर छोटे आकार के कोलाइडी कणों में बदला जाता है। यांत्रिक परिक्षेपण विधि, वैद्युत परिक्षेपण विधि। दूसरी थी हमारी रासायनिक विधियाँ। इसमें 4 तरीके की विधियाँ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। वैसे तो 1-2 विधियाँ और हैं इसमें, लेकिन वो ना तो कभी आती हैं ना अपने सिलेबस में। अभी सिर्फ जो आ रही हैं वो ये है। क्लियर है? अपचयन विधि, ऑक्सीकरण विधि, उभय अपघटन विधि और जल अपघटन विधि। तो इसको नोट कर लीजिए। तब तक के पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।